हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज जो आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन कंसिडर इट रीजनेबल टू यूज हिस्टोरिकल कॉस्ट टू रिकॉर्ड लॉन्ग लिव्ड एसेट्स। यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ये किस कॉन्सेप्ट के बेस पर किया जाता है? ऑप्शंस हैं द एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कन्वेंशन, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट या फिर द पीरियोडिसिटी कन्वेंशन। तो देखिए इसका आंसर होगा सेकंड, ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो गोइंग कंसर्न कन्वेंशन कहता है कि जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए रन करेगा, यानी लॉन्ग टर्म या इनडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगा। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं होता है बिजनेस स्टार्ट करते समय कि आज हमने बिजनेस शुरू किया और कल हम उसको बंद कर देंगे। यानी जल्दी से जल्दी उस बिजनेस को क्लोज करने के इंटेंशन से हम किसी बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हैं। बिजनेस को इस इंटेंशन से स्टार्ट किया जाता है कि वो लॉन्ग टर्म में लंबे समय तक चलता रहेगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से क्या किया जाता है कि जो एसेट्स होते हैं उनको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। गोइंग कंसर्न कन्वेंशन ही जो है इसके बेस पर क्या होता है कि जो क्रेडिटर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है बिजनेस में कि नियर फ्यूचर में जो बिजनेस है वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेगा। इसके अलावा अदर कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। पहला दिया हुआ एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये कहता है कि जो बिजनेस होता है और ओनर है ये दोनों एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं। ओनर और बिजनेस एक दूसरे से अलग होते हैं, इसीलिए जो भी बुक्स बनाई जाती हैं वो इन द नेम ऑफ बिजनेस होती हैं, बिजनेस के नेम में बनाई जाती हैं, ना कि ओनर की। ओनर जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसकी वजह से ओनर को हम क्या कंसिडर करते हैं? एज अ क्रेडिटर। ओनर इज कंसिडर्ड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल जितना उसने इन्वेस्ट किया है। अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा निकालता है, कोई गुड्स यूज करता है, तो वो क्या कहलाता है? ड्रॉइंग्स कहलाता है। और जो ओनर है उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है फर्म को। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मटीरियलिटी कन्वेंशन। ये कहता है कि जो भी मटीरियल इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज की जानी चाहिए। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो मटेरियल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस वहां पर दिखाई जाती हैं। अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस दिखा करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवरलोड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है द पीरियोडिसिटी कन्वेंशन। हमने देखा कि बिजनेस क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए रन करेगा। तो बिजनेस की जो एक्चुअल प्रॉफिट या फिर लॉस होता है वो हमको तभी पता चलता है जब बिजनेस बंद हो जाए। लेकिन अगर एक लंबे समय के बाद हमें पता चले कि हमारा प्रॉफिट या लॉस क्या है, तो उसका हमारे लिए कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं रह जाता है। इसीलिए एक पीरियड बना दिया गया, एक टाइम पीरियड बना दिया गया जो कि 1 ईयर का होता है, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको निकालते हैं ताकि एक प्रॉपर डिसीजंस लिए जा सके। ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है ये 1 साल का होता है, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are considered as the limitation of cost volume profit analysis? पहला दिया है constant selling price regardless of sales volume. सेकेंड है firm's efficiency and productivity are constant and the cost are linear. थर्ड है margin of safety is constant at varied levels of sales. नेक्स्ट है सेल्स मिक्स एंड इन्वेंट्री लेवल्स आर कांस्टेंट। और लास्ट दिया है प्रॉफिट इज कांस्टेंट एट वेरिड लेवल्स ऑफ सेल्स प्राइसेस। हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की इनमें से कौन सी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है? तो ये एक स्टडी है जो कि बताती है रिलेशनशिप को। ये एक स्टडी है जो रिलेशनशिप को बताती है बिटवीन दी 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स है जिनके रिलेशनशिप को ये एनालिसिस बताता है, कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। सीवीपी एनालिसिस क्या करता है? ये एग्जामिन करता है कि जो सेल्स वॉल्यूम है वो किस तरीके से फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके।
कॉस्ट क्या पड़ रही है? कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट भी होती है और दूसरी होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फिक्स रहती है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होता है वैसे वैसे कॉस्ट में भी चेंज आता है। दूसरा कंपोनेंट है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है? लेवल ऑफ सेल्स और प्रोडक्शन। कितनी हमारी लेवल ऑफ सेल है या कितना हमारा प्रोडक्शन है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। प्रॉफिट क्या होता है? तो प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट हम करेंगे तो हमको प्रॉफिट हमारा पता चलेगा। तो सीवीपी एनालिसिस की कई सारी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि पहला है लीनियरिटी। ये अज्यूम करता है कि लीनियरिटी रहती है बिटवीन द कॉस्ट एंड रेवेन्यू। लीनियरिटी का मतलब क्या है कि कॉस्ट और रेवेन्यू क्या करते हैं? प्रोपोर्शनेटली चेंज होते हैं। डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पर कॉस्ट और रेवेन्यू प्रोपोर्शनेटली चेंज होते हैं, ये अज्यूम करता है। बट शॉर्ट टर्म में तो ये हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा हम कह सकते हैं ये डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक एनालिसिस है, क्योंकि ये कुछ फिक्स ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करता है, लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायनेमिक हैं, जो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनको ये कंसिडर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन हो गया या टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, इन सबको ये कंसिडर नहीं करता है। थर्ड है कि जो कॉस्ट है उसको डिवाइड किया गया है बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, बट इसके अलावा भी प्रैक्टिस में और डिफरेंट तरीके की कॉस्ट हो सकती है। नेक्स्ट है नो फोकस ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन। सीवीपी एनालिसिस फोकस करता है किसी सिंगल प्रोडक्ट या सर्विस पर। तो कोई फर्म अगर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइंस में काम करता है तो उस केस में सीवीपी एनालिसिस उसकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं कर पाता है। इसके अलावा जो भी नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपकी क्वालिटी हो गई, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हो गया, इन सबको ये कंसिडर नहीं करता है। ये मॉनेटरी फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हर तरीके का कॉस्ट और रेवेन्यू को ये इक्वल मानता है, और जो टाइम वैल्यू है मनी की उसको कंसिडर नहीं करता है, जिसकी वजह से कई बार डिसीजन मेकिंग सही नहीं होती है। इसके अलावा एज पर सीवीपी एनालिसिस जो सेल्स मिक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं वो जिस प्रपोर्शन में सेल किए जा रहे हैं वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या चीजें दिया है। पहला दिया है कांस्टेंट सेलिंग प्राइस रिगार्डलेस ऑफ सेल्स वॉल्यूम। ये बिल्कुल सही है। जो सेलिंग प्राइस है वो चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है, चाहे जितना भी आप सेल ज्यादा कर लें, सेल्स वॉल्यूम चाहे जितना ज्यादा कर लें। तो पहला वाला यहाँ सही है। दूसरा दिया है फर्म्स एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी आर कांस्टेंट एंड द कॉस्ट आर लीनियर। ये अभी हम लोगों ने देखा लीनियरिटी का अजम्पशन है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो फर्म की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी है वो कांस्टेंट रहती है और कॉस्ट जो है वो लीनियर है। कॉस्ट और रेवेन्यू प्रोपोर्शनेटली चेंज होते हैं। नेक्स्ट दिया आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कांस्टेंट एट वेरिड लेवल ऑफ सेल्स। ये सही नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी एमओएस का मतलब है सेल्स अबव ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? जहां रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल होते हैं और जीरो प्रॉफिट होता है। बीईपी के अबव जो सेल्स होती है उसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम एंड ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट दिया है सेल्स मिक्स एंड इन्वेंट्री लेवल्स आर कांस्टेंट। ये भी बिल्कुल सही है। ये हम लोगों ने अभी लिमिटेशन में पढ़ा कि सेल्स मिक्स को ये कांस्टेंट मानता है। और लास्ट दिया है प्रॉफिट इज कांस्टेंट एट वेरिड लेवल्स ऑफ सेल्स प्राइस। ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट दिया है ए, बी और डी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा, ए, बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सेंटर्स और लिस्ट 2 में दिया है कॉस्ट इंकर्ड एंड अकाउंटेड फॉर। लिस्ट 1 में दिया है यूनिट लेवल एक्टिविटी सेंटर, बैच लेवल एक्टिविटी सेंटर, प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी सेंटर और फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी सेंटर।
लिस्ट 2 में आपको दिया है पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट फीस, डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, प्लांट डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, और लास्ट दिया है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। तो देखिए ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सेंटर्स दिए गए हैं, लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज है अंडर एबीसी मेथड। एबीसी का मतलब है यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें जो कॉस्ट होती है उसको असाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज के बेस पर असाइन किया जाता है, ना कि प्रोडक्ट्स के बेसिस पर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स, यानी ऐसी चीजें जिनकी वजह से जो एक्टिविटी है वो हो रही है या जो फंक्शन है वो हो रहा है, उनको हम कॉस्ट ड्राइवर्स कहते हैं। अब ये जो हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं ये बेसिकली आपके ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड्स का क्या मतलब है? जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर या एक्सपेंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओवरहेड्स कहते हैं। तो 3 तरीके के ओवरहेड्स आपको मिलेंगे। पहला होता है आपका फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा है आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और तीसरा होता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है कि ऐसे एक्सपेंस या ऐसा मटेरियल या ऐसा लेबर जिसको हम डायरेक्टली या कन्वीनियंटली एलोकेट नहीं कर पाते हैं टू द कॉस्ट यूनिट्स। अगर हम कॉस्ट ड्राइवर्स का एग्जांपल लें तो मान लीजिए कि जो एक्टिविटी है वो है मार्केटिंग एंड सेल्स। तो मार्केटिंग एंड सेल्स के कॉस्ट ड्राइवर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें हो सकता है आपका नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, नंबर ऑफ सेल्स पर्सोनल। ये क्या है? कॉस्ट ड्राइवर्स हैं जिनकी वजह से ये एक्टिविटी हो रही है, जो इस एक्टिविटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सेंटर्स पे। तो पहला क्या है? यूनिट लेवल एक्टिविटीज। ये एक ऐसा कॉस्ट होगा जो हर बार जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाएगा या कोई सर्विस प्रोवाइड की जाएगी उतनी बार ये कॉस्ट आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, जो मशीन के एक्सपेंसेस होते हैं, ये सभी क्या है? यूनिट लेवल एक्टिविटीज हैं। दूसरा क्या दिया है? बैच लेवल एक्टिविटी सेंटर। ये वो कॉस्ट है जो प्रोड्यूस होती है या अकर होती है जब भी कोई बैच बनाया जाता है, जब भी कोई बैच या ग्रुप ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस किया जाता है उस समय ये कॉस्ट आपको मिलती है। जैसे कि परचेज का ऑर्डर देना, मशीन का सेटअप करना, इंस्पेक्शंस करना, क्वालिटी टेस्ट करना, ये सभी क्या है? बैच लेवल एक्टिविटीज हैं। थर्ड है प्रोडक्ट लाइन एक्टिविटी सेंटर। प्रोडक्ट लाइन एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट करती हैं। जैसे कि प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करना, उनकी कोई स्पेसिफिक पार्ट्स है उनको प्रोड्यूस करना, ये सभी क्या है? प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज होती हैं। लास्ट दिया हुआ है फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी सेंटर। फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते या डायरेक्टली हम किसी प्रोडक्ट पर उनको एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमको इनकी जरूरत पड़ती है। इन एक्टिविटीज को हमको परफॉर्म करना होता है और सभी जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं उनमें ये कॉमन होती है। जैसे बिल्डिंग का मेंटेनेंस करना, डेप्रिसिएशन चार्ज करना, ये सभी क्या है? फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज होती है। तो यहाँ पर देखिए यूनिट लेवल एक्टिविटी सेंटर का आपका सेकंड वाला ऑप्शन होगा डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। बैच लेवल एक्टिविटी सेंटर का आपका हो जाएगा मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। थर्ड है प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी सेंटर, ये आपका हो जाएगा पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट फीस। लास्ट है फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी सेंटर, इसका आपका हो जाएगा प्लांट डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो यहां पर देखिए पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रेशियो विल द रिमेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर फॉर अ शेयर ऑफ गुडविल? ऑप्शंस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो या फिर कैपिटल रेशियो। तो गुडविल क्या है? गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल एसेट होती है। गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। ये रेपुटेशन आइदर सेल्फ जनरेटेड होती है या फिर परचेज्ड होती है।
गुडविल एक रेपुटेशन है जो एक बिजनेस अर्न करती है बाय इट्स हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, क्वालिटी। जब भी कोई पार्टनर रिटायर करता है या उसकी डेथ होती है तो उस केस में जो उसका शेयर ऑफ गुडविल होता है, रिमेनिंग पार्टनर्स उसको कंपनसेट करते हैं। तो रिमेनिंग पार्टनर्स जिस रेशियो में शेयर ऑफ गुडविल को कंपनसेट करते हैं वो रेशियो होता है आपका गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिख रही हो, नॉर्मली क्या होता है कि बुक्स में नहीं दिखाई देती है गुडविल, लेकिन अगर रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल ऑलरेडी दिख रही है बैलेंस शीट में तो उसको रिटर्न ऑफ किया जाता है सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके, और जो गुडविल अकाउंट होता है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो उनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें जो गुडविल होती है उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। ये तब किया जाता है जब गुडविल बुक्स में अपीयर हो रही हो। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें, और इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसका भी शेयर इंक्लूडेड रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी इंडस्ट्रीज इशूड शेयर्स ऑफ ₹1000 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर, यानी 1000 रुपए के शेयर्स हैं प्लस 10 रुपीज प्रीमियम हो गया, यानी ये हो गया आपका 1010 रुपए। पेबल ₹20 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आगे दिया है मिस्टर एक्स हु हेल्ड 200 शेयर्स paid only application money and these shares were subsequently forfeited by the company. In this regard, by which amount share forfeiture account will be credited? Options दिया है 4000, 2000, 3000 या फिर 200 रुपए। जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट होता है इसमें वही पैसा जाता है, वही अमाउंट जाता है जो कि रिसीव हुआ हो। तो यहां पर देखिए सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा रिसीव हुआ है, बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कुछ भी पेमेंट नहीं किया गया है। दैट मीन्स हम इसमें अगर अमाउंट निकालें तो क्या हो जाएगा, मिस्टर एक्स का 200 शेयर्स हैं उनके और उन्होंने कितना पैसा दिया है, एप्लीकेशन मनी दिया है जो 20 थी, तो ये हो गया आपका ₹4000, यानी 4000 रुपए हैं जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। इसके अलावा जब शेयर को फॉरफीट किया जाता है, वो भी वो शेयर्स जो प्रीमियम पर इश्यू किए गए हों, उसमें 2 केसेस हैं। पहला केस है कि जब प्रीमियम रिसीव हो गया हो तब फॉरफीट हुआ हो, और दूसरा है कि जब प्रीमियम रिसीव ना हुआ हो। 2 तरीके के केसेस हैं। तो अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो उस केस में कंपनीज एक्ट का सेक्शन 52 कहता है कि अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है, कलेक्ट हो गया है, तो भले ही आप शेयर फॉरफीचर कर लो, लेकिन जो अमाउंट है प्रीमियम का वो कैंसिल नहीं किया जाएगा। जब हम शेयर को फॉरफीट करने जा रहे हैं उसके पहले अगर प्रीमियम का अमाउंट कलेक्ट हो गया है तो उस केस में प्रीमियम वापस नहीं किया जाएगा, प्रीमियम को कैंसिल नहीं किया जाएगा। बट दूसरी सिचुएशन है अगर कि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, उसके पहले ही फॉरफीचर किया गया है, तो उस केस में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट इज डेबिटेड। तो यहाँ पे जो एंट्री बनती है वो है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और फॉरफीचर अकाउंट पे हम वही पैसा दिखाते हैं जो हमको रिसीव हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ₹4000 जो कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।
तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड एमसीक्यू जो एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में पूछे गए थे। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।